हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं क्लास 2 हिस्ट्री का, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिए। जी हाँ, जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो आप फटाफट सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम को देख करके तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ताजमहल जिसको शाहजहां ने बनवाया, ये किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था। प्रश्न एक और भी पूछा जाता है, मुगल साम्राज्य में सबसे पहले शासक का नाम क्या है, तो वो है बाबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबर जो है सबसे पहला मुगल शासक है। तो ये जो है किन अफगान सरदारों को, यानी कि अफगान सरदारों से जो है कौन से युद्ध में पराजित किया था। अफगान सरदार जो थे उसको कौन से युद्ध में बाबर जो है पराजित किया था, यानी कि हराया था। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है घाघरा युद्ध में। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, जरासंध का संबंध किस वंश से था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो जरासंध है, इसका जो संबंध है वो कौन से वंश से था। हर्यक वंश से, वृहद्रथ वंश से, नंद वंश से, मौर्य वंश से। बिल्कुल थर्ड की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे वृहद्रथ वंश से। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत के लास्ट जो शासक थे, जो अंतिम शासक थे, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। और यही इब्राहिम लोदी जो है लड़ाई किए थे बाबर के साथ, आप सबको पता होगा। और वो जो है यानी कि इब्राहिम लोदी हार गए थे, बाबर जीत गए थे। और बाबर ने जो है 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि उसको पानीपत की हम लोग प्रथम लड़ाई भी बोलते हैं, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1206, 1226, 1256 या फिर 1257। बिल्कुल 4 की जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपको जाएंगे 1206 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। ये प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी ने, अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना मतलब कि किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसने कुतुब मीनार को बनवाया। कुतुब मीनार को टोटल 2 आदमी ने बनवाया। एक शुरू जो किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन फिर उसका जो है मृत्यु हो गया। तो उसके बाद उसको जो पूरा किया था उस काम को, वो कौन किया था, इल्तुतमिश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था, 1206 ईस्वी में किया था। ये भी प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। चलिए, पहले शासक का नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था, यानी कि किसे हराया था। तो आप सबको पता है सबसे पहले मुगल साम्राज्य कौन थे, मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे, बाबर। बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं। ये प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और हुमायूं जो है जब आया था तो फिर वो जो है थोड़ा सा कुछ देर के लिए हार गया था, यानी कि शेरशाह सूरी जो है उसको 1540 ईस्वी में हरा दिया था। किसको, हुमायूं को। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब देखिए, ये जो है द्वितीय शासक थे, मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1526 में, 27 में, 29 में, 30 में। ये जो घाघरा का युद्ध है वो कब हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बिल्कुल सिक्स की जो राइट आंसर है वो जाएंगे 1529 में। ध्यान रखिएगा, बाबर ने जो है अफगान सरदारों को घाघरा युद्ध में हराया था। और ये जो घाघरा युद्ध है वो हुआ था 1529 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम को दृष्टि से आपके एग्जाम को देख करके तैयार किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से था, नंद वंश से, हर्यक वंश से, हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से, या फिर मौर्य वंश से। तो बिंबिसार का जो संबंध है वो कौन से वंश से था, बिल्कुल 7 की राइट आंसर हो जाएंगे हर्यक वंश से। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, जरासंध का संबंध किस वंश से था। जरासंध का जो संबंध है वो किस वंश से था, बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे वृहद्रथ वंश से। ऑप्शन भी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था, मगध में, अंग में, गंधार राज्य में, मल राज्य में। ये जो तक्षशिला है वो किस राज्य में स्थित था। 9 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे वो है गंधार राज्य में। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में कहां तक फैला था। भारत में जो बाबर का साम्राज्य था, यहाँ पर सिर्फ बाबर का बात हो रही है, ना कि मुगल साम्राज्य का। ठीक है, बाबर जिन्होंने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो भारत में बाबर, अच्छा बाबरनामा किसने लिखा था, तो बाबर खुद लिखा था। पूछा भी जाता है कि बाबरनामा किसने लिखा, तो बाबर खुद लिखा था।
तो भारत में बाबर का जो साम्राज्य है निम्न में से कहां तक फैला था? प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल 10 के राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्व में बंगाली से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक। ध्यान रखिएगा, पूर्व में बंगाल से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक जो है बाबर का साम्राज्य फैला था। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, बाबर के संस्करण का क्या नाम है? बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तुजू के बाबरी, तुजू के जहांगीरी, जफरनामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाबरनामा जो होता है उसी को तुजू के बाबरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बाबर के संस्करण यानी कि आत्मकथा आप लोग बोल सकते हैं, बायोग्राफी बोल सकते हैं। 11 के राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, तुजू के बाबरी। ठीक है, तुजू के जागरी को जागीरनामा बोलते हैं, तुजू के जागरी जिसको हम लोग जागीरनामा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? तुजू के बाबरी। तो बाबर की जो संस्करण है उसका नाम है तुजू की बाबरी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबरनामा। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाबरनामा। तो ध्यान रखिएगा दोनों एक ही चीज है, आपको घबराना नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? पहले 380, 89, 70 या फिर 95। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? 12 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, वो है 389। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी मतलब परमानेंट। तो बताइए संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सी राजगोपालाचारी को। 13 का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपके हो जाएंगे, वो है राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान रखिएगा संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 का बोर्ड मॉडल में प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। चलिए अब देखिए ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2013, 15, 19, 20 कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो अध्यक्ष था संविधान में वो प्रारूप समिति ही था। ठीक है, और अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष के बारे में तो अस्थायी अध्यक्ष तो आपको समझ में आ गया कि अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन है? वो है आपके राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष अगर आप पूछा जाए संविधान सभा का तो है राजेंद्र प्रसाद। वहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तब आपको डायरेक्ट राइट आंसर लगाना है, वो है भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा अगर आपको प्रारूप समिति पूछ दे, अगर ये वर्ड आ गया प्रारूप समिति तो आपको राइट आंसर लगाना भीमराव अंबेडकर, और अगर ये वर्ड आ गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है तब आपको लगा देना है राजेंद्र प्रसाद। दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल 14 के राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो किस चीज की बनी थी? देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाई जाती थी वो किस चीज की बनी थी? लोहे, तांबे, कांसे, सेलखड़ी। तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा भी दिया है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सेलखड़ी। ऑप्शन आपका डी 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 16, बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर देखिए बनावली की बात हो रही है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में। ध्यान रखिएगा बनावली जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, बनावली जो है वो हरियाणा में है अभी। ठीक है, कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में। ध्यान रखिएगा कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है। और एक धोलावीरा और लोथल, एक जगह का नाम है धोलावीरा और एक जगह का नाम है लोथल। ये दोनों नदी जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। और धोलावीरा और लोथल जो है ये अभी कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है, यानी कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया। लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका सी 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी का निवासी मतलब हो गया क्या? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन से धातु के बारे में जानकारी नहीं था? सोना के बारे में, चांदी के बारे में, लोहा के बारे में या फिर तांबा के बारे में? बताइए कौन से धातु, कौन से मेटल का जानने के लिए उनको नहीं था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लोग थे उनको नहीं था। 2014, 19 और 21 में पूछा गया है, बिल्कुल आंसर आपको जाएंगे वो है लोहा का। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ और वैदिक सभ्यता शुरू हुआ तो उसके बाद फिर जो है लोहा का खोज हुआ और लोहा के बारे में सभी को जानकारी हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, इकबाल अहमद, मौलाना आजाद। बहुत लोग जो है मोहम्मद अली जिन्ना लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। 19 का यहाँ पर सही जवाब जाएंगे लियाकत अली खां। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री है वो कौन था? लियाकत अली खां था। ऑप्शन आपका बी 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा। ध्यान रखिएगा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है।
2013 में, 19 में, 20 में, 20 का बोर्ड मॉडल में भी आया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी, लोकनायक तिलक, लोकमान्य तिलक या फिर लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल 20 का जो है पर सही जवाब है, बिल्कुल 20 का राइट आंसर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? 2019 में पूछा गया प्रश्न आपका। पाकिस्तान जो शब्द है वो किसने दिया था? तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। ध्यान रखिएगा, कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। ठीक है, 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 22। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? ए के गोपालन ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1942 के आंदोलन के दौरान जो है आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? 22 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएंगे यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 23। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। 23 के जो यहाँ पर सही जवाब है वो हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन आपका सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 23 का यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 24। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 2014 में भी, 21 में भी पूछा गया है, 1905 में, 10 में, 12 में, 15 में। तो बताइए अंग्रेजों ने जो है बंगाल का विभाजन कब किया था? 24 का जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वो है 1905 में। ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जब पहले जो है राजधानी जो है भारत का वो कोलकाता था, उसके बाद फिर दिल्ली कर दिया गया, तो ये कब किया गया था? यानी कि ये राजधानी का जो बदलाव है कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 25। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जब गांधी जी अंग्रेज का साथ दिए थे तो उस समय गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था? नाइटहुड, सर, या फिर नोबेल पुरस्कार, या फिर केसर-ए-हिंद। 25 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे केसर-ए-हिंद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जब गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था तो उस समय गांधी जी को जो है केसर-ए-हिंद का उपाधि दिया गया था, मिला था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 26। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी जो है उसका गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। 26 का बिल्कुल आपकी जो सही जवाब है वो हो जाएंगे चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 27। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है वो किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, डलहौजी ने, कार्नवालिस ने। तो बताइए 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वो किसने किया था? 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन आपका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 28। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? अंग्रेज का, पुर्तगीज का, फ्रेंच का, डच का। ये जो पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग है किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? 28 के सही जवाब हो जाएंगे डच कंपनी का। ठीक है, तो डच कंपनी का जो है ये पहला गोदाम था। कौन? पटना कॉलेज पटना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 29। फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिए, और लास्ट में आपको बताना भी है कि आप टोटल जो है कितना प्रश्न का आंसर दे पाए। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, ऐसे आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। इसके राइट आंसर जाएंगे 1813 का चार्टर एक्ट। प्रश्न क्या था? किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो एक्ट है बिल्कुल इस एक्ट का नाम है 1873 में लागू हुआ था, जिसका नाम क्या है? चार्टर एक्ट। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 30। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। कोलंबस था, रियाडी था, वास्को डिगामा था, इनमें से कोई नहीं था। तो आप सबको तो पता है भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, और वो पुर्तगाली का नाम क्या था? तो 30 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे वास्को डिगामा। ऑप्शन सी आपका 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 31। क्षेमेंद्री की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस है, अर्थशास्त्र है, विरत कथा मंजरी है, या फिर कथास रीत सागर है। तो बताइए क्षेमेंद्री की रचना का नाम क्या है? 31 का यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर विरत कथा मंजरी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 31 का। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, और किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए अगर आपको, नोट्स वगैरह किसी का भी, तो आपको जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में जो है आपको जो है दिया जाएगा, ये पीडीएफ सभी दिया जा रहा है। तो प्लीज 76675323, ठीक है, ये आपका 3 है 2320
ठीक है, तो ये आपका नंबर है 7667532320। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। पीडीएफ के लिए जो है आपको बहुत ही कम प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा और सभी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। इंडिका किसकी रचना है? 2014 के लेवल एग्जाम में पूछा गया है। 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज का। तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन भी आपका 32 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दुहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, स्कंदगुप्त को। तो बताइए किस गुप्त शासक को लिच्छवी दुहित्र कहा जाता है? 33 का जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वह समुद्रगुप्त को। ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर ये हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, नाम ही देखिए समुद्र, समुद्र मतलब बहुत बड़ा, तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में जो हस्ती सेना होता था उसका प्रधान को क्या कहते थे? 34 का यहाँ पर जो सही आंसर है बिल्कुल यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे महापीलुपति। क्या कहते थे? महापीलुपति। ऑप्शन सी आपका 34 का राइट आंसर होगा। तो गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान होता था उसको महापीलुपति कहते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव जो कृष्ण है वो किस वंश के थे? गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, वृष्णि वंश के या फिर सातवाहन वंश के? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल 35 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वृष्णि वंश के। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका वृष्णिवंश जो है वृष्णि वंश के थे। कौन? वासुदेव कृष्ण। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? जो 5 पांडव थे तो उसमें से जो सबसे बड़ा पांडव था कौन था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या फिर नकुल? 36 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा युधिष्ठिर। ऑप्शन सी 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? देखिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? कृष्ण का, बलराम का, भीम का, अर्जुन का? 37 का जो है बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे बलराम का। तो संकर्षण जो है किसका दूसरा नाम था? बलराम का। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का जो व्यापक निरूपण है वो कहाँ किया गया था? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में, नारद स्मृति में? 38 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा भगवत गीता में। ठीक है, तो सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का जो व्यापक निरूपण है वो कहाँ किया गया था? भगवत गीता में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? बताइए तो। कुंवर सिंह को, लक्ष्मीबाई को, मंगल पांडे को, नाना साहेब को? तो 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? 39 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे को। राइट आंसर 39 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, ठीक है 1857 का, तो उस समय जो है कानपुर में विद्रोही नेता कौन थे? खान बहादुर खान, हजरत महल, नाना साहेब, कुंवर सिंह? 40 का बिल्कुल आपकी जो सही जवाब है वो हो जाएगा नाना साहेब। ध्यान रखिएगा, नाना साहेब जो है कानपुर में विद्रोही का उस समय नेता थे जब 1857 का क्रांति चल रहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ जो सोई हुई महिला है वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यानी कि जो, क्योंकि उस समय रानी लक्ष्मीबाई का इंतकाल, ये मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गए थे, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास जाकर के ये बात कहा था कि जो यहाँ पर महिला अभी सोई हुई है वो जब विद्रोह कर रहा था तो उस समय यही एक मर्द थी, ठीक है। उस औरत को क्या कहा? मर्द कहा। तो ये बात किसने कहा था? कैंपबेल ने, ह्यूरोज ने, हेवलॉक ने, डलहौजी ने? 41 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ह्यूरोज ने। ऑप्शन आपका बी 41 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द ग्रेट रिवोल्ट, रिवोल्ट यानी कि रिवोल्यूशन, तो द ग्रेट रिवोल्यूशन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 2019 में पूछा गया प्रश्न आपका। 42 का बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जेम्स आउटरम। क्या हो जाएगा? जेम्स आउटरम। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? पूछा गया प्रश्न आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? 43 का बिल्कुल आपका जो सही आंसर है वो हो जाएंगे कपिलवस्तु के लुबनी में, कपिलवस्तु के लुबनी में यानी कि नेपाल में। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि गौतम बुद्ध का जब जन्म कहां पर हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। और कहां पर? कपिलवस्तु के लुबनी में। और गौतम बुद्ध को शिक्षा का प्राप्ति कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए, ठीक है, पेड़ के नीचे हुआ था, आप सबको तो पता ही है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, ये भी पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनको जो है बोध गया में शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न को। गौतम बुद्ध ने कौन से धर्म की स्थापना, ठीक है, तो आप लोगों को याद हो गया गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु की लुबनी में यानी कि नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और शिक्षा की जो प्राप्ति है वो कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। और एक प्रश्न यहाँ पर पेड़ के नीचे में बैठ करके, ठीक है। और एक प्रश्न मैंने आपको क्या बताया कि गौतम बुद्ध जो है वो गौतम बुद्ध जो धर्म है उसकी स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न समझ जाएंगे 44, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? देखिए
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है 2013 में, 15 में, 2016 में, 17 में, 19 में। ठीक है, महावीर जो है वो कौन से तीर्थकर थे? तीर्थकर का मतलब होता है टीचर, जो कि महावीर जो धर्म है उसमें कहा जाता है तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब होता है टीचर। तो महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे, यानी कि 24वां शिक्षक थे। इससे पहले जो है 23वें तीर्थकर जिसका नाम था पार्श्वनाथ, उसका कुछ सिद्धांत था, तो उसी सिद्धांत में, उसी प्रिंसिपल में एक और सिद्धांत को जोड़ा था जो कि था महावीर। तो यहाँ पर वही प्रश्न है कि महावीर ने जो है पार्श्वनाथ, और देखिए 24वें तीर्थकर यानी कि जो 24 शिक्षक, 24वां नंबर में जो शिक्षक था उसका नाम था महावीर, और जो 23वां नंबर में शिक्षक था उसका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के एक सिद्धांत जो दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा, उसी के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था। उस सिद्धांत का नाम क्या था? तो उस सिद्धांत का नाम था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन भी आपको 44 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थकर थे। प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो कौन से धर्म से था? देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, श्वेतांबर और दिगंबर, ये इसका जो संबंध है वो कौन से धर्म से था? 45 का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, वो है जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर, इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से था। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की जो सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। 46 का राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। यही आर्य लोग थे जो कि हमला किया था किस पर? हड़प्पा सभ्यता पर। ठीक है, तो आर्यों की जो सभ्यता है उस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया था? दहेज में दिया था, कर में दिया था, यानी कि टैक्स में दिया था, व्यापार में दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगाली जो है बंबई को दे दिया था। 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वो है दहेज के रूप में। ध्यान रखिएगा, दहेज के रूप में जो है पुर्तगाली ने अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में बंबई को दे दिया था। कब दिया था? 1662 ईस्वी को। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बंगाल से, अवध से, गोलकुंडा से, बीदर से। तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान है वो किस राज्य से प्राप्त हुआ था? 48 की जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वो है गोलकुंडा से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी? कार्नवालिस ने, डलहौजी ने, विलियम जॉस ने, वारेन हेस्टिंग ने। देखिए ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे, वो है विलियम जॉस। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी? विलियम जॉस ने की थी। 49 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 50, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, कार्नवालिस को, लॉर्ड वेलेस्ली को। तो बताइए कौन सा अंग्रेज है जिसको बंगाल का टाइगर कहा जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर 50 का हो जाएगा, वो है लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव को किया। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कि आप लोगों ने 50 में कितना सही किया। ठीक है, जो भी 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है और दो दो करके चैप्टर जो है आपको पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर आपकी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं प्लीज वो भी जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम अभी लग रहा है कि 5-6 महीना है, लेकिन ये तुरंत गुजर जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 76675323, ठीक है 20, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको सभी पीडीएफ दिया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, ऑब्जेक्टिव का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, सभी का मिलेगा। एक बार आप कांटेक्ट करके बात या फिर मैसेज जरूर कर लीजिए। ठीक है, 7667532320 व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।